हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के इतिहास को पढ़ेंगे। आधुनिक भारत। ठीक है, इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के अध्याय 2 में है व्यापार से साम्राज्य तक। तो चलिए आप भी मेरे साथ अपनी किताब, कॉपी और कलम निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए और ध्यान से सुनिए। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। तो व्यापार से साम्राज्य तक, तो ये किस समय के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ व्यापार, हमारे देश में क्या है कि हमारा देश इतना समृद्ध था कि यहाँ पूरे विश्व के जो व्यापारी थे उसकी नज़र भारत पर हमेशा बनी रहती थी। तो भारत को बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने भी लूटा। यहाँ व्यापार के नाम पर आते थे और धीरे धीरे क्या किए, साम्राज्य स्थापित कर लेते थे। यहाँ की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, सब में अपना अधिकार जमा लेते थे और धीरे धीरे यहाँ के लोगों का शोषण करते थे और यहाँ के संसाधनों का भी शोषण करते थे। क्योंकि सिर्फ व्यापार से क्या होता है, उनको लाभ जितना मिलता था उनसे संतुष्टि उनको नहीं होती थी। इसीलिए साम्राज्य स्थापित करके अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते थे। तो उसी में से ही आपको पता है कि जो हमारा देश आजाद हुआ, जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वो किससे स्वतंत्रता का मनाते हैं? अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए। तो अंग्रेजों से पहले क्या कौन आए थे? मुगल आए थे, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे। तो ये लोग क्या आए थे? व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लिए और भारत पे अपना शासन करने लगे। तो मुगलों के बाद कौन आए? अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए। हाँ, तो इन्होंने पहले क्या किया, मुगलों से व्यापार के लिए परमिशन लिया, यहाँ व्यापार किया और धीरे धीरे यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर अपना पकड़ कायम कर लिया। और यहाँ जो फूट थी राजाओं के बीच, उसका फायदा उठाकर यहाँ के वे शासक बन गए। तो ये किस तरह से यहाँ के लोगों का शोषण किए, किस तरह से व्यापार के बाद साम्राज्य स्थापित किए, उसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। मतलब व्यापारी के रूप में आए और व्यापार करते करते साम्राज्य तक कैसे पहुंचे, ये पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला। तो जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों से पहले यहाँ मुगलों का शासन था। मुगल क्या थे? वे भी विदेशी आक्रमणकारी थे, विदेशों से भारत आए और धीरे धीरे यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए। तो उनमें से एक प्रतापी राजा थे, मुगल शासक थे औरंगजेब। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब उसका जो उत्तराधिकारी था वो इतना योग्य नहीं था, जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य था वो थोड़ा कमजोर पड़ गया। मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। पुर्तगालियों व डचों के बीच पहले पुर्तगाली आए, मुगलों के बाद पुर्तगाली आए, डच आए, उसके बाद क्या आए? अंग्रेज व्यापारियों और कंपनियों के रूप में भारत आए थे। ठीक है, तो व्यापार, जो पुर्तगाली थे वे भी व्यापार करने आए थे, डच जो थे वे भी व्यापार करने आए थे, अंग्रेज थे वे भी व्यापार करने आए थे और व्यापारी और कंपनी के रूप में भारत में आए थे। भारत में प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों को पुर्तगालियों एवं डचों से संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि जो पुर्तगाली और डच थे वे भी व्यापारी थे, तो उनको अंग्रेजों को उनसे प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था व्यापार के लिए, जिसके कारण क्या किए, उनके साथ आपस में संघर्ष बना रहता था। तो इस संघर्ष में अंततः अंग्रेजों की जीत हुई और ये जो संघर्ष होता था, व्यापारिक संघर्ष, इसमें डचों, पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हरा दिया और यहाँ के जो व्यापार एवं राजनीति पर उनका एक छत्र अधिकार कायम हो गया। ठीक है, तो अंग्रेज एक व्यापारी कंपनी से इतने विशाल साम्राज्य के शासक कैसे बने? ठीक है, तो इस अध्याय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बने। तो आपको पता है कि अंग्रेजों के आगमन का रास्ता किसने खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे पहले भारत में हुआ। तो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम,
ठीक है, के समय में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, एक कंपनी की स्थापना की, और इस व्यापारिक कंपनी का नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। ठीक है, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूरब में व्यापार का अधिकार पत्र दे दिया। तो अधिकार पत्र क्या होता है कि ये जो कंपनी थी इसको उन्होंने पूर्वी देशों पर व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दे दिया। तो क्या होता था इसके तहत कि जो कंपनी थी वे पूर्वी भागों में एकाधिकार था उनको व्यापार करने के लिए, लेकिन वो अपने देश के व्यापारी को रोक सकती थी उस जगह पर व्यापार करने के लिए, लेकिन दूसरे देश के व्यापारी तो पूर्वी भाग में व्यापार कर सकते थे। वो सिर्फ अधिकार पत्र उनके लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था कि वे पूर्वी भागों में एकाधिकार व्यापार कर सकती थी। और इस चार्टर के तहत इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। मतलब वहां की कोई दूसरी कंपनी पूर्वी भागों में व्यापार के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार कर सकती थी। वे नए नए व्यापारिक देशों की खोज कर सकती थी समुद्री मार्ग से जाकर, और उससे साथ व्यापार कर सकती थी। परंतु इस चार्टर के तहत दूसरे व्यापारिक देशों को पूरब के बाजार में व्यापार करने का प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास सिर्फ ब्रिटेन का अधिकार था, बाकी देशों का तो वो अधिकार नहीं कर सकती थी, उनको नहीं रोक सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से पहले ही 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा नामक जो पुर्तगाली नाविक था, ठीक है, ये पुर्तगाल का नाविक था वास्को डी गामा, और कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। तो ये कब की थी? 17 मई 1498 ईस्वी में वह भारत को खोजता हुआ उत्तर माशा अंतरिप होते हुए कालीकट पहुंच गया था। ठीक है, तो कालीकट बंदरगाह तक वो पहुंच गया भारत को खोजते हुए, इसीलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वो एक नाविक था और वो एक व्यापारिक देश की खोज कर रहा था जिसके साथ व्यापार किया जा सकता था पुर्तगालों का। तो इस तरह इस खोज में वो वास्को डी गामा कालीकट पहुंच गया। देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की गई। तो वो आप आगे देखेंगे कि क्यों गिरफ्तार किया गया था। तो हॉलैंड वासी भी व्यापार के उद्देश्य से भारत पहुंच चुके थे, पुर्तगाली पहुंच गए थे, हॉलैंड वासी भी व्यापार के उद्देश्य से भारत पहुंच गए थे, क्योंकि भारत एक व्यापारिक दृष्टि से बहुत उन्नत देश था। यहाँ पर कच्चे माल बहुत कम दामों में उपलब्ध हो जाते थे, और यदि कम दामों में माल उपलब्ध हो जाए और उसको लेकर यदि उनके देश में वो बहुत महंगा बिके तो क्या होगा, उनको बहुत मुनाफा होगा। और इसी उद्देश्य से ये भारत जो सारे देश हैं सब भारत की ओर मुड़ने लगे थे, पुर्तगाल, इधर हॉलैंड, अब इधर ब्रिटेन। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या व्यापार होता था भारत के साथ। तो भारत में उच्च किस्म के रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, नील पाए जाते थे। तो ये क्या थे? भारत में बहुत ही उन्नत किस्म के और सस्ते दामों पर मिल जाते थे। क्या मिलते? रेशम मिलते थे, सूती कपड़े के लिए भारत प्रसिद्ध है, और मसालों के लिए भी भारत प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में मसालों की बहुत अच्छी उपज होती है। तो काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और नील। तो आप नील विद्रोह आगे पढ़ेंगे, नील भी भारत में बहुत अच्छे किस्मों का मिलता था। तो इसके लिए व्यापारी भारत की ओर आकर्षित होते थे, जिसकी यूरोप के बाजार में काफी मांग थी, और ये एशिया के जो इन चीजों की मांग यूरोपीय बाजार में बहुत ज्यादा थी। ये व्यापारी भारत से सस्ते दाम पर इन वस्तुओं को खरीदते थे और यूरोपीय जो बाजार थे उनमें मुनाफा कमाते हुए बेचते थे, क्योंकि वहाँ बहुत महंगे होते थे वे चीज।
तो सस्ती चीजों को यहाँ से ले जाते थे और वहां बेचते थे, जिससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। तो देखिए एक मानचित्र में दिया गया है कि 18वीं सदी में भारत तक आने वाले जो मार्ग थे, ठीक है, जैसे यहाँ ब्रिटिश आइलैंड से यहाँ का रास्ता है भारत आने का, देखिए, ठीक है, समुद्री मार्ग से ही सारे रास्ते हैं। जैसे यहाँ कैप ऑफ गुड होप या अफ्रीका से भारत आने का रास्ता, ये भी समुद्री मार्ग से है। यहाँ फिर देखिए इधर से ऑस्ट्रेलिया से होते हुए मालदीव से भी ये रास्ता है। तो बहुत सारे विदेशी जो मार्ग थे ये यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो मार्ग थे ये समुद्री मार्ग ही अधिक थे। तो इसमें क्या था, ये जो भारत का दक्षिणी भाग में जितने बंदरगाह थे ये व्यापार के दृष्टि से बहुत अच्छे थे, क्योंकि यहाँ से विदेशी व्यापार संभव था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव था, और जो विदेशों से आने वाला रास्ता था ये समुद्र के मार्ग से अधिकतर होते थे। तो इस तरह यहाँ 18वीं सदी में भारत में आने का ये नक्शा है, ठीक है, मानचित्र बनाया गया था। और ये कहाँ थे, देखिए यहाँ बम्बई में, फिर यहाँ मद्रास में, यहाँ कलकत्ता, ये सारे क्या बंदरगाह थे। यहाँ पर जो व्यापारी आते थे यहीं इसी मार्ग से अपना माल लाते थे और ले जाते थे। तो वास्को डी गामा भी जब भारत से वापस गया, ठीक है, कालीकट पहुंचा, यहाँ से व्यापार किया, सामान को खरीदा, तो अपने साथ मसाले लेकर गया था। वो क्या ले गया था अपने साथ? मसाले, क्योंकि यहाँ दक्षिण भारत में बहुत अच्छे मसाले भारत में मिलते थे। तो वास्को डी गामा ने इन मसालों को बेचकर अपनी समुद्री यात्रा के खर्च का वहन करते हुए भारी मुनाफा कमाया। तो वो जो समुद्री मार्ग से आया था उसका जो खर्च पड़ा था भारत पहुंचने तक पुर्तगाल से, तो उसका जो खर्चा था वो मसाला बेचकर पूरा हो गया, और साथ में उसको मुनाफा भी और ज्यादा हुआ। तो सोचिए कितना ज्यादा उनको फायदा हो रहा है कि इतना दूरी तय करके आए, तो जो रास्ता का खर्च है वो भी निकल जा रहा है और साथ में इतना ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की तो मसाले सस्ते थे, लेकिन उनके देश में मसाले बहुत महंगे थे, इसलिए उनको उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन सामानों की जो कीमत है बढ़ने लगी, और जैसे ही यूरोपीय कंपनियां क्या है, यूरोपीय बाजारों में इनकी बहुत मांग होती थी, तो जैसे ही किसी चीज का मांग बढ़ जाएगा तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा व्यापारी उस चीज को खरीदने आएंगे, तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि यहाँ उसके दाम को भी बढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से इन व्यापारिक कंपनियों का मुनाफा घटने लगा। भारतीय सामानों का दाम यहाँ के व्यापारियों ने बढ़ा दिया, जिससे जो व्यापारी आते थे उनका मुनाफा भी कम होने लगा, और यह जो परिस्थिति था यूरोपीय कंपनियों के लिए क्या हुआ, नुकसानदायक साबित होने लगा। और व्यापार में मुनाफा की जो कमी से जो यूरोपीय कंपनियां आपस में लड़ने लगी, और क्या है कि जो कंपनी ज्यादा सामान खरीद सकती उसको फायदा होता था, लेकिन क्या था, बहुत सारी कंपनियां आ गई थी यूरोपीय कंपनियां, तो सामानों के लिए क्या होता, आपस में लड़ाइयां होती थी कि किसको फायदा होगा, ठीक है। तो कौन कम कीमतों पर चीजें खरीद सकता है, किसका एकाधिकार होगा बाजार पर, मतलब अकेले का पूरा अधिकार होगा, तभी उसको फायदा हो सकता है, ताकि व्यापार में उनका एक छत्र राज कायम हो सके। क्यों? क्योंकि यदि किसी एक कंपनी का पूरा एकाधिकार हो जाएगा तो क्या होगा, वो अपने मनमर्जी दामों से बेच सकेगी और मुनाफा कर सकेगी, और यदि ऐसा ना हो, बहुत सारी कंपनियां होगी तो उतना मुनाफा नहीं होगा। तो यूरोपीय कंपनियां अपनी अपनी व्यापारिक बस्तियों की किलेबंदी करने लगी, जो उनकी व्यापारिक बस्तियां थी उसको घेरने लगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके बीच संघर्ष होने लगा, जिस कारण स्थानीय शासकों ने उन्हें उलझना पड़ा। और क्या हुआ, और जब वो अपने बस्तियों का किलेबंदी घेर करने लगी तो जो वहाँ के स्थानीय शासक हैं वो उनको तो पसंद नहीं आएगा कि कोई बाहरी कंपनी आकर यहाँ पर अपना पावर दिखाए, तो उसको स्थानीय शासक से भी लड़ना पड़ता था। तो व्यापार के साथ साथ इन यूरोपीय कंपनियों को राजनीति में भी हस्तक्षेप करना पड़ा, ताकि राजनीतिक रूप से मजबूत व व्यापार में एकाधिकार स्थापित कर मुनाफा कमाया जा सके।
तो ये क्या किए, पहले तो वो व्यापार ही करना चाहते थे, लेकिन जब देखे कि उनका मुनाफा कम हो रहा है, तब वे क्या कोशिश किए कि यहाँ इस देश के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। और वे चाहते थे कि जब वे राजनीतिक रूप से अपने को मजबूत कर लेंगे तो व्यापार में भी उनका एकाधिकार हो जाएगा, और जैसे ही व्यापार में एकाधिकार हो जाएगा उनको मुनाफा ज़्यादा होगा। तो इसके लिए, इसी कारण से वे शासक बनने के लिए रुझाव हो गए और वहाँ की राजनीतिक स्थिति में अपनी पकड़ बनाने लगे। मतलब राजनीति में भी जो वहाँ के दूसरे शासक थे, स्थानीय शासक थे जो पहले से थे, उनको दबाने का कोशिश करने लगे, जिससे कारण ये अपना मनमर्जी चला सके, अपने अनुसार सब चीज़ों का दाम रख सके, जिससे उनको मुनाफा हो। तो इस तरह से यही कारण था कि धीरे धीरे वे व्यापार से साम्राज्य की ओर बढ़ने लगे। कंपनियों की गतिविधियां। भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है, राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। कहाँ भेजा? 1680 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने उनके जो कैप्टन थे हॉकिंस, उनको राजदूत बनाकर, राजदूत मतलब राजा का दूत, जो राजा का खबर लेके आता है, उनको कहाँ भेजा? जहांगीर के दरबार में। उस समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर के दरबार में भेजा। तो हॉकिंस अपने प्रयास से सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने में सफल रहा, और हॉकिंस जेम्स प्रथम का संदेशा लेकर आया था, और उसके हॉकिंस के प्रयास से ही जो सूरत थी, सूरत में अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक कोठी खोलने के लिए परमिशन दे दिया जहांगीर ने। और अंग्रेजों की जो ब्रिटिश सरकार की जो व्यापारिक कोठी थी, सबसे पहले सूरत में खोल दी गई। ठीक है। फिर टॉमस रो भी भारत आया। इसके बाद फिर जो जेम्स प्रथम थे, उन्होंने टॉमस रो को भारत भेजा। टॉमस रो ने, जेम्स प्रथम ने मुगल दरबार में समुद्री तटों पर अंग्रेजी व्यापारी कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से भेजा। पहले तो हॉकिंस को भेजा, जिसके जहांगीर के दरबार में, फिर उनको परमिशन मिल गया सूरत में कोठी खोलने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम फिर जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को भारत भेजा। किस लिए? कि समुद्री तटों में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी खोलने के लिए। समुद्री किनारों में क्यों बोला गया तटों में? क्योंकि जितने बंदरगाह थे वो समुद्र के किनारे थे, और भारत का विदेशी व्यापार समुद्र के मार्ग से होता था। यदि समुद्र के तटों पर अंग्रेजों की कोठियां स्थापित हो जाएगी तो अंग्रेजों को यातायात में, माल ले जाने आने में सुविधा होगा। इसी कारण से टॉमस रो को जेम्स प्रथम ने भेजा। तो टॉमस रो ने भारत से वापस जाने तक सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी थी, स्ट्रांग हो चुकी थी, अच्छा व्यापार कर रही थी। तथा आगरा, भड़ोच और अहमदाबाद में अंग्रेजों ने कोठियां स्थापित कर ली थी। पहले तो सूरत में की थी, फिर आगरा में, फिर भड़ोच में, फिर अहमदाबाद में। अब वे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगे। तो पहले तो वे व्यापार में ही दिलचस्पी लेते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी तक क्या हो गया कि वे भारतीय राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगे। क्यों? ताकि वे उनके अनुसार नियम बना सके और उनको फायदा भी अधिक हो। ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, इतने सारे क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया, आगरा में, भड़ोच में, अहमदाबाद में, सूरत में। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। तो विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है जो यहाँ चित्र में दिख रहा है। तो मद्रास में जहाजों से सामान ला रही थी, विदेशी जो बाहर से जो यूरोपीय कंपनियां थी उसी से सामान ले जाना आने का काम करती थी। तो इसके बाद क्या हुआ, अब जो कंपनी सरकार था वो बंगाल की तरफ बढ़ना चाहती थी। तो क्या होता, देखिए, बंगाल में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो किस तरह से अपना पैर फैलाती है। देखिए, शाहजहां ने पुर्तगालियों से कुछ क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया। ठीक है। जो शाहजहां थे
मुगल शासक थे, उन्होंने पुर्तगालियों को जो व्यापार कर रहे थे बंगाल में, तो किसी कारण से उनमें विवाद हो गया और क्रोधित होकर बंगाल से उनको बाहर कर दिया, मतलब बंगाल में उनको व्यापार की अनुमति और नहीं दी। तो अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत प्रदान की और शाहजहां ने पुर्तगालियों को तो निकाल दिया, लेकिन अंग्रेजों को कुछ क्षेत्रों में व्यापार करने की इजाजत दे दी। तो 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में ही बंगाल में उनको इजाजत दी शाहजहां ने, तो 3 गांव सुतनाटी, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी 12,000 रुपए भुगतान से प्राप्त किए। तो पहले क्या किया अंग्रेजों का, देखिए चाल देखिए। तो 1698 ईस्वी में कंपनी ने किया क्या कि 3 गांव, ठीक है, सुतानाटी, कालीकता और गोविंदपुर का जो जमींदारी था वो 12,000 रुपया देकर अपने में कर लिया, प्राप्त कर लिया, जहां निमित फैक्ट्री के आसपास पोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, ठीक है। और यहाँ जो फैक्ट्री निर्माण किया गया उसके आसपास क्या किया गया, पोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, जो कालांतर में कलकत्ता नगर कहलाया, ठीक है। और जो नगर उन्होंने बसाया इस जगहों पर वो बाद में क्या कहलाया, अभी क्या कहलाता है, वो कलकत्ता नगर, ठीक है। तो औरंगजेब के और ब्रिटिश सरकार की बहुत सारे अभी भी आपको वहां चिन्ह दिख जाएंगे उस समय के कलकत्ता में। तो औरंगजेब के फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति कंपनी को मिल गई थी, ठीक है। और औरंगजेब ने क्या किया था, शाहजहां ने तो कुछ क्षेत्रों पर किया था, परमिशन दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था कि कंपनी को निःशुल्क व्यापार की अनुमति दे दी थी, जिसका फायदा कंपनी उठा रही थी। क्या कर रही थी, उसको कोई टैक्स नहीं लग रहा था यहाँ व्यापार करने के लिए और वो टैक्स फ्री थी, उनके ऊपर कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा था, परंतु कंपनी के अफसर भी अपनी निजी व्यापार करते थे और शुल्क चुकाने से बचते थे। तो कंपनी के जो अधिकारी थे वे भी साथ में अपना निजी व्यापार भी करते थे, कंपनी का तो व्यापार होता था साथ में, वो भी उसमें फायदा उठा लेते थे क्योंकि उसमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था उनको। तो जिस कारण बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान से कंपनी का टकराव होने लगा। और क्या था, पूरा मुफ्त निःशुल्क व्यापार कर रहे थे अंग्रेज बंगाल में, तो जिसके कारण क्या था, वहां के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, वे क्या हो गए, क्रोधित हो गए, कंपनी से नाराज रहने लगे क्योंकि उनको कोई शुल्क नहीं प्राप्त हो रहा था। अब देखिए किस तरह से जब नवाब नाराज हो गए तो किस तरह से युद्ध की और आगे बढ़े, किस तरह से युद्ध हुआ आगे, उसके बारे में देखते हैं। तो औरंगजेब ने पूरी छूट दे दी थी अंग्रेजों को कि कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद बंगाल के नवाब अपने को सशक्त बनाने में जुट गए, ठीक है। जो मुर्शिद कुली थे कहाँ थे, वो बहुत क्रोधित थे, वे बंगाल के नवाब थे उस समय। तो अंग्रेज इस समय तक अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे और इधर अंग्रेज भी स्ट्रांग हो गए थे व्यापार कर करके और यहाँ के राजनीतिक पर भी अपना अधिकार जमा रहे थे। कुछ क्षेत्रों में दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर एवं बंगाल में धन कमाने से उसके हौसले बढ़ चुके थे। तो ये जो थे अंग्रेज ब्रिटिश, वही क्या किए, दक्षिणी भाग में जो फ्रांसीसी आए थे व्यापार के उद्देश्य से, उन पर क्या किया था, अपना उनको हराकर उनको वापस भेज दिया था और उन पर वे विजय हो गए थे, जीत गए थे उनके साथ जो युद्ध हुआ था। और जो बंगाल था उसमें भी वे अपने धन को कमा रहे थे, निःशुल्क व्यापार कर रहे थे और बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, अंग्रेजों का हौसला बहुत बढ़ते जा रहा था। तो मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां व सिराजुद्दौला बंगाल के शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। तो ये जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी, सिराजुद्दौला, ये क्या थे, बहुत शक्तिशाली शासक थे बंगाल के। तो इन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की और इस तरह देखा कि अंग्रेज क्या है, अंग्रेजों का जो पावर है वो बढ़ता जा रहा है, उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने प्रयास किया। तो व्यापारिक रियायत में कमी, नजराने की मांग, सिक्के ढालने और किले बंदी पर रोक से बंगाल के नवाब व अंग्रेजों के बीच टकराव बना रहा।
अंग्रेज क्या करते थे, कोई शुल्क नहीं देते थे, नजराना नहीं देते थे, और क्या क्या करते थे, और किलेबंदी पर रोक लगा दिए थे। तो इस कारण से जो बंगाल के नवाब थे वे बहुत क्रोधित थे, किस पर, अंग्रेजों पर, ब्रिटिश सरकार पर, कंपनी सरकार पर। तो इस विवाद में बंगाल के नवाब व अंग्रेज अपने अपने तर्क थे दोनों के, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि वे निःशुल्क व्यापार करें और अपना मनमर्जी करें, और इधर बंगाल जो के नवाब थे वे चाहते थे कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप वे नहीं सहन करें। तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे, और जिसके कारण उनके बीच टकराव होते रहता था। और ये टकराव इतना बढ़ा कि इसका परिणाम क्या हुआ, पलासी का युद्ध हुआ। ठीक है, पलासी के युद्ध के बारे में आप सुने होंगे, बहुत फेमस युद्ध था। तो ये जो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, ये था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध क्यों कहा जाता, क्योंकि पलासी नामक स्थान में हुआ था, इसलिए इसे पलासी का युद्ध कहा जाता था। ये 1757 ईस्वी में हुआ था। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक है, जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के। तो अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का शासक उनके व्यापारिक हितों पर ध्यान रखे, लेकिन सिराजुद्दौला के आगे अंग्रेजों का जो मंसूबा था कायम नहीं हो पा रहा था। अंग्रेज चाहते थे कि जो बंगाल के शासक हैं वे जो अंग्रेजों के जो व्यापारिक हित है उसका ध्यान रखें, उस पे हस्तक्षेप नहीं करें, लेकिन जो सिराजुद्दौला थे वे उनके रहते क्या था, अंग्रेजों का जो मंसूबा था ये नहीं हो पा रहा था। तो अंग्रेज एक तरफ नवाब के विरोधियों और शत्रुओं को शरण दे रहे थे, क्या कर रहे थे अंग्रेज, क्या कहते, नवाब के जो विरोधी थे वे उनको क्या अपने टीम में ले रहे थे, और दूसरी तरफ वे सिराजुद्दौला के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र भी रच रहे थे कि किस तरह सिराजुद्दौला को हराया जाए और अपना जो व्यापार है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इसलिए जितने सिराजुद्दौला के शत्रु थे वे उनको अपने में मिला ले रहे थे। तो क्या है, शत्रु का शत्रु क्या होता है, दोस्त होता है, यही नीति अंग्रेजों की थी। और वे सिराजुद्दौला के दोस्त जो शत्रु थे उसको अपने में टीम में ले रहे थे, परंतु अंग्रेजों को इसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। वे कोशिश कर रहे थे कि इसके राजनीतिक षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला को दबाया जाए, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो रहे थे। इसी बीच सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसने आदेश जारी किया। तो क्या आदेश जारी किया कि कंपनी उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो उसने ये कर दिया कि आदेश निकाल दिया कि कंपनी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे, वरना उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। कि अंग्रेज क्या कर रही थी, उनके शत्रुओं को मिला ले रही थी, उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी, लेकिन वो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था। इसलिए उसने आदेश निकाला कि अब ये हस्तक्षेप अंग्रेजों का नहीं चलेगा। तो अपनी किलेबंदी रोकें तथा बकाया राजस्व को भी चुकाएं। ये सिराजुद्दौला ने घोषणा किया कि उनका जो राजस्व है उसको चुकाएं और किलेबंदी पर भी रोक लगाएं। तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष अनिवार्य था, क्योंकि कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। सिराजुद्दौला ने फोर्ट ब्लियर की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, और जो फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसकी किलेबंदी को नष्ट करने का हुक्म दिया, लेकिन अंग्रेज वो नहीं माने, इसको ठुकरा दिया। क्रोधित होकर नवाब ने मई 1756 ईस्वी को कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, कासिम बाजार को अपने कब्जे में ले लिया नवाब ने 1756 ईस्वी में। तो 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया, फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए यहाँ पे न्यायालय कक्ष है, ईस्ट इंडिया का हाउस का लेडन हॉल स्ट्रीट है। देखिए अंग्रेज आए व्यापार के लिए, यहाँ अपना फोर्ट विलियम स्थापित कर लिया, किलेबंदी कर लिया, अपना मनमर्जी चला रहे थे, लेकिन जो पहले से यहाँ पे शासक थे नवाब वे इसको मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए अब युद्ध की स्थिति बनने वाली थी। तो नवाब की जो फौज थी वो अंग्रेजों अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है,
वहाँ के फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। फिर अंग्रेजों को, अंग्रेजी जो अफसर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया नवाब ने। उनके गोदामों पर कब्जा जमा लिया। कई अंग्रेज अफसरों ने आत्मसमर्पण कर दिया उनसे हारकर, नवाबों से हारकर। अनेक अंग्रेज बंदी बना लिए गए। कलकत्ता को भार मानिकचंद को सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गए। इसके बाद क्या किए, जो कलकत्ता का भार था मानिकचंद को सौंप दिए सिराजुद्दौला। उसके बाद क्या किए, वे अपने राजधानी मुर्शिदाबाद वापस आ गए। और जब इस घटना की जानकारी मद्रास पहुंची तो अंग्रेज क्रोधित हो उठे। जो उनकी टीम मद्रास में थी, जब उनको ये खबर मिला तो ये गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। वे नवाब को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थल एवं नौसेना ने कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। और अंग्रेजों का अपना सेना भी तैयार हो गया था, थल सेना, नौसेना तैयार हो गया था। यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आया था, लेकिन वो उनका क्या था उद्देश्य कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति को भी अपने बस में कर लेना। तो इसलिए उन्होंने अपने सेना का भी गठन कर लिया था। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके नेतृत्व में सेना कहाँ पहुंची, कलकत्ता पहुंची। तो स्थिति का आकलन करने के बाद क्लाइव ने नवाब के कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया। क्या किया, अंग्रेज तो बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया, जो नवाब के जो बड़े अधिकारी थे उनको क्या किया, खरीद लिया। और इस परिस्थिति में मानिकचंद ने बिना प्रतिरोध किए कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। कलकत्ता को सिराजुद्दौला ने किसको सौंपा था, मानिकचंद को। लेकिन बहुत सारे अधिकारियों को जब क्लाइव ने खरीद लिया तब मानिकचंद ने कोई विरोध नहीं किया और कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे अंग्रेजों का जो मनोबल था, कॉन्फिडेंस लेवल था, वो और ज्यादा बढ़ गया कि बिना लड़ाई से उनको क्या है, वापस मिल गया अपना कोलकाता। तो उसने नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। किसने, क्लाइव ने। विवश होकर नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद जब घोषणा कर दी तो अलीनगर की एक संधि हुई जिसमें समझौता किया गया कि युद्ध नहीं होगा। जिसके तहत क्या हुआ, नवाब ने कंपनियों को वह सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उसे मुगल शासक फर्रुखसियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। इससे पहले फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बहुत सारे अधिकार दिए थे, लेकिन नवाब इसको नहीं देना चाहते थे। लेकिन ये जो अलीनगर की संधि हुई थी, इसके बाद उन्होंने फर्रुखसियर के द्वारा जो फरमान दिया गया था वे सारे उनको सुविधाएं लौटा दी। और इस संधि के बावजूद दोनों पक्ष में अविश्वास कायम रहा। लेकिन आपस में उनका क्या था, मतभेद बना रहा, मनमुटाव बना रहा। अंग्रेज नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे और अंग्रेज क्या किए, अंदर ही अंदर षड्यंत्र करते रहे, क्योंकि वे उस संधि से संतुष्ट नहीं थे और नवाब भी अंग्रेजों को लेकर सजग थे। अंततः युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। मतलब अंततः क्या हुआ, युद्ध जो टाल दिया गया था संधि करके, अलीनगर की संधि, वो फिर से होने की स्थिति में हो गई। तो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, मुर्शिदाबाद क्या थी, उनकी राजधानी थी सिराजुद्दौला की। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित पलासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। ठीक है, तो 23 जून 1757 में मुर्शिदाबाद से 22 मील की दूरी पर एक स्थान है पलासी, और वहीं पर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। और पलासी नामक स्थान में हुआ था, इसलिए इस युद्ध को पलासी का युद्ध कहा जाता है। और सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। और जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर, उसने भी विश्वासघात कर दिया नवाब से। वे अंग्रेजों से जा मिला, क्योंकि अंग्रेज बहुत ज्यादा षड्यंत्रकारी थे। वे अंदर ही अंदर लोगों को खरीदने में माहिर थे। तो इस तरह से उन्होंने मीर जाफर को भी लालच दिखाकर
अपने साथ मिला लिया, जिसके कारण नवाब की हार हो गई। तो पलासी का युद्ध एक अल्पावधि की लड़ाई थी, बहुत कम समयों की लड़ाई थी, और यह युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। जब अपने ही सेना का सेनापति विद्रोही हो, विश्वासघाती हो, तो युद्ध कितने देर चल सकता है था, कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हो गया। तो पलासी का जो युद्ध था बस नाम मात्र का युद्ध था, क्योंकि उसके जो सेनापति थे, नवाब के सेनापति को खरीद लिया गया था। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो अंग्रेजों ने क्या षड्यंत्र रचा था, मीर जाफर को लोभ दिया था कि यदि युद्ध में वो उनका साथ देगा तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और सिराजुद्दौला को हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। तो भारत में कंपनी की यह जो जीत थी बहुत मायने रखती थी। तो क्या था, इससे जो अंग्रेजों का तो जो शक्ति था वो बढ़ता जा रहा था। तो कंपनी मीर जाफर को कठपुतली शासक समझ रही थी। वो सोच रही थी कि मीर जाफर को उन्होंने नवाब बनाया है, इसलिए वो जैसा चाहे उनको उसका इस्तेमाल कर सकती थी, कठपुतली के जैसे। परंतु धीरे धीरे कंपनी को महसूस हुआ कि मीर जाफर भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने में आनाकानी कर रहा है। मीर जाफर अपने प्रजा की भलाई चाहता था, इसलिए कंपनियों को द्वारा जो गलत काम किया जा रहा था, मनमर्जी किया जा रहा था, उसको वो रोकने का प्रयास कर रहा था। उसको कंपनियों को सुविधाएं कम दे रहा था। तो अब अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जब अंग्रेजों ने देखा कि मीर जाफर उनकी बात नहीं सुन रहा है, तब उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर को हटा दिया। जब मीर कासिम भी अंग्रेजों की सभी बात मानने से इनकार करने लगा, तो उनको लगा शायद कि मीर कासिम उनकी बातों पर चलेगा, लेकिन मीर जो कासिम था वो भी अंग्रेजों के हर बात मानने पर तैयार नहीं था, उनकी बातें मानने से इनकार कर दे रहा था। तो अंग्रेजों ने उसके खिलाफ भी साजिश करने में जुट गए। ठीक है, अंग्रेज अपना काम निकाल लेना चाहते थे मीर कासिम को नवाब बनाकर, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर क्या किया, उसके खिलाफ भी अंग्रेज साजिश करने लगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंपकर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, मीर कासिम के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया। अब क्या किया, मीर जाफर को पहले हटा दिया था, लेकिन फिर से मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंप दी और मीर कासिम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब किसका साथ दिया उन्होंने, मीर जाफर का। तो देखिए, वो अपने सुविधाओं के लिए कभी इसका साथ देते थे, कभी उसका, जिससे सुविधा मिले उसी का साथ देते थे। तो यह युद्ध इतिहास में बक्सर के युद्ध से नाम से जाना जाता है। तो ठीक, तो इसके बाद पहले क्या हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था। लेकिन जब सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन मीर जाफर ने जब बात नहीं सुना, तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया गया। लेकिन जब मीर कासिम ने नहीं सुना, तो फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को नवाबी सौंपी गई और मीर कासिम के साथ युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ, ये युद्ध बक्सर का युद्ध कहलाया। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में हुआ था, इसीलिए इसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो इस युद्ध में एक और कौन थे, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ठीक है, तो एक में क्या थे, बक्सर के युद्ध में एक तरफ थे शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम थे। और दूसरी ओर कौन थे, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहे थे। और जो पलासी का युद्ध थे उसमें क्या थे, क्लाइव थे, और इसमें कौन कैप्टन थे, मुनरो कर रहे थे। तीनों की सम्मिलित शक्तियों से भयभीत होकर अंग्रेजों ने अवध के नवाब को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की। जो जब देख रहे थे कि तीनों की जो शक्तियां हैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जा रही, तीन शक्ति मिलकर, तब अंग्रेज ने भयभीत होकर क्या किया कि अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको अपने टीम में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वे इस काम में असफल रहे। सिराजुद्दौला ने उनका साथ नहीं दिया।
तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और उसके बाद जो हेक्टर मुनरो थे उनके नेतृत्व में उन्होंने जो बक्सर का युद्ध था उसमें विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, बाकी जो तीनों की शक्ति थी उससे युद्ध करके उनको हरा दिया। तो इस युद्ध का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्थायी सिद्ध हुआ। ठीक है, बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद ही भारत की जो वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों का प्रभुसत्ता स्थापित होने लगा, अंग्रेजों की शक्तियां दिखने लगी। अब मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब व अवध का नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बन गए। अब क्या थे, इनको ये बाध्य थे अंग्रेजों का हुक्म मानने के लिए। ये अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा ही काम करते थे। अंग्रेज कठपुतली शासकों के अनुभव से शिक्षा लेते हुए खुद नवाब बनने का रास्ता खोजने लगे। और इससे पहले देखे थे कि जिसको भी नवाब बनाया जाता था वे अंग्रेजों के बात को नहीं मानते थे, तो वे अनुभव उनके पास था। तो अब वे क्या चाहते थे कि खुद उन शासन अपने हाथों में ले ले। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी नियुक्त कर दी। ठीक है, दीवान नियुक्त कर दिया किसको, मुगल सम्राट ने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, तो अब जब उनको दीवान मिल गया तब जो बंगाल का जो विशाल राजस्व था और संसाधन था उसमें कंपनी का एकाधिकार हो गया। अब क्या था, वो अपनी मनमर्जी चला सकती थी, पूरे पर उनका ही नियंत्रण था, कंपनी का ही नियंत्रण था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया था और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग हो गया था। तो इससे पहले जो व्यापारी के रूप में थे वो चीज अभी समाप्त हो गया। किसके बाद, पलासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद जो वे सिर्फ व्यापारी बनने का नाटक कर रहे थे वे खत्म हो गए। अब वे क्या कर रहे थे, राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार कर लिए और राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ हो गया। अब क्या था, उनके शासन पर भी उनका अधिकार था, सिर्फ अब वो व्यापारी बनकर नहीं थे। ठीक है, अब वे शासक बन गए थे। तो कंपनी के अफसरों का क्या लक्ष्य था, देखिए। तो कंपनी के अफसर और कर्मचारी भारत में खूब कमाई कर नवाबों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। नवाब जैसे शानो शौकत वैभव से जीते थे, वैसे ही कंपनी के जो कर्मचारी थे वे भी चाहते थे कंपनी भारत से खूब कमाई करे और नवाबों जैसा जीवन जिए। अभी भी बोला जाता है ना, नवाबी ठाठ, मतलब वैसे शान शौकत से जीना। तो इसके लिए कंपनी के अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगे। और जब भी बहुत ज्यादा मुनाफा की इच्छा होगी तो क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा। तो नवाबों पर उनका दबाव यह रहता था कि वे कंपनी के अफसरों को जमीन और बहुत सारा पैसा दे। और वे नवाबों को क्या दबाव देते थे कि कंपनी के जो अफसर थे उनको बहुत सारा जमीन और पैसा दे। कौन, नवाब। तो रॉबर्ट क्लाइव ने तो भारत के अकूत संपत्ति अर्जित किया था, पर सभी अफसर व कर्मचारी क्लाइव की तरह धन नहीं कमा सके। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने बहुत ज्यादा भारत को लूटा और अपना संपत्ति को बढ़ाया, लेकिन बाकी अफसर उस तरह से नहीं कर सके थे। तो देखिए यहाँ पे चित्र में दिख रहा है ना, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला, टीली कैटल के द्वारा बनाए गए हैं चित्र। ये शुजाउद्दौला है और उनके बेटे हैं साथ में। ठीक है, और ये अंग्रेज अधिकारी भी हैं साथ में। तो कंपनी का फैलता साम्राज्य। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने के लिए सीधे सैनिक हमले न करके राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का सहारा लिया। अंग्रेज कैसी थी, वे सीधे सीधे किसी शासक पर हमला नहीं करना चाहती थी। हमला करके क्यों अपने शक्ति खर्च करे, वे दूसरे रास्ते खोजती थी। उनका रास्ता कैसा होता था, षड्यंत्रकारी, कूटनीतिक। वे दूसरे को आपस में लड़ा देती थी लेकिन खुद लड़ने से पीछे रहती थी। और वो सीधा हमला ना करके राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीति को अपना साधन बनाती थी। तो कंपनी ने भारतीय रियासतों में
जो राजनीतिक और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए अपने रेजिडेंट नियुक्त किए। ठीक है, अपना व्यापारिक हित को रक्षा करने के लिए रेजिडेंट नियुक्त किया। भारतीय रियासतों पर सहायक संधि के तहत अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने पर रोक लगा दी। और उनके बीच एक संधि हुआ था, भारतीय जो रियासत थे बाकी उनके साथ अंग्रेजों का संधि हुआ था, सहायक संधि। इसके तहत सब अपनी जो स्वतंत्र रूप से सेना रखने पर रोक लगा दिया गया था। कंपनी अपनी सेना रखती और इस सेना के रखरखाव का खर्च भारतीय शासकों को उठाना पड़ता था। सेना किसकी रहती थी? सहायक संधि के अनुसार अंग्रेजों की रहती थी, लेकिन खर्च कौन उठाता था? भारतीय शासक उठाते थे। अगर कोई शासक यह रकम नहीं देता तो जुर्माने के तहत उनके इलाके पर कंपनी अपना कब्जा कर लेती। और यदि कोई शासक इनकार कर देता खर्चा उठाने के लिए तो क्या करती कंपनी? उनके जो रियासत थे उस पर अधिकार जमा लेती। तो अवध, हैदराबाद के इलाके इस कारण छीन लिए गए थे। शुरू में तो अवध और हैदराबाद में क्या किए गए, जो उनकी सेनाएं थी उस पर खर्च कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इनकार कर दिया तो अंग्रेजों के द्वारा अवध और हैदराबाद के इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरह क्या थी कि अंग्रेज अपना मनमर्जी चला रही थी, यहाँ के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। यहाँ के जो भारतीय रियासत थे उनके ऊपर दबाव डालकर अपना काम करा लेती थी। और ये क्यों करा पा रही थी? क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में एकता का बहुत अभाव था। जो भारतीय रियासतें थी वे भी आपस में लड़ते रहती थी, जिसके कारण अंग्रेज का क्या था, अंग्रेज की शक्तियां बढ़ रही थी। वे षड्यंत्र करके एक दूसरे को लड़ा देते थे। जो शत्रु थे उनके शत्रु के शत्रु थे उनको आपस में अपने में मिला लेते थे। इस तरह से वे कम शक्ति का प्रयोग करके ही शासन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे। तो इस तरह आगे और भी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो अब तक आप कंपनी ने किस तरह से व्यापार से साम्राज्य के और अपना कदम बढ़ाया इसके बारे में समझा। इसे 2-3 बार आप रिपीट करके देख लेंगे तो इसको और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसका कुछ पार्ट बाकी रह गया है जिसको हम नेक्स्ट कक्षा में, दूसरी कक्षा में कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यदि आपका पिछला कोई चैप्टर छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको प्राप्त करने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपका कोई चैप्टर नहीं छूटेगा। और यदि आपको चैप्टर में कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, तो मैं उसको आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।